तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक नंबर 8 पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ऑल्सो आप कह सकते हो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। इसके अंदर मैंने कहा था ये 5 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई एंड एक्सपेंशन, या फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो भी है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नंबर 1, सबसे पहली बात, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम लोग बेसिकली क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और चेंज इन सप्लाई को शिफ्ट इन सप्लाई भी कहा जाता है, जिसके अंदर हमें राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर आप इंक्रीज और डिक्रीज कह सकते हो। चेंज इन क्वांटिटी, वर्ड याद रख लेना, क्वांटिटी जैसी आ गया ना क्वांटिटी सप्लाई, तो वो प्राइस की वजह से होता है। इफ प्राइस राइजेज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज या फॉल्स तो सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज। पॉजिटिव रिलेशन होता है तो प्राइस की वजह से। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो होता है ना, वो आपको मेन याद रख लेना है, ये प्राइस की वजह से होता है, प्राइस की वजह से होता है। ओके, प्राइस की वजह से होता है। और चेंज इन सप्लाई जो होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई प्राइस की वजह से, और चेंज इन सप्लाई जो होता है अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, तो इन सब वजहों से होता है, तो उसे हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होएगी, तो उसे एक्सपेंशन बोला जाता है। और जब प्राइस घटेगा, फॉल करेगा, ठीक है जी, फॉल करेगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। और इंक्रीज जब सप्लाई होएगा अदर फैक्टर की वजह से, तो उसे इंक्रीज बोलेंगे या राइटवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। और जब सप्लाई डिक्रीज होएगा अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसे डिक्रीज इन सप्लाई या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट मीनिंग लिखना होता है, सेकेंड पॉइंट में स्केड्यूल बनाना होता है। तो 2 स्केड्यूल है, एक है एक्सपेंशन का और एक है कॉन्ट्रैक्शन का, और एक है इंक्रीज जिसको हम राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, और डिक्रीज जिसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्राइस की वजह से होता है। तो 5 रुपए से प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गया, 5 रुपए से प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गया, तो सप्लाई जो है 100 यूनिट से बढ़ के 200 यूनिट हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और जब प्राइस 10 रुपए से घट के 5 रुपए हो गया और सप्लाई जो है आपका 200 यूनिट से घट के 100 यूनिट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन चेंज इन सप्लाई के अंदर ये चूंकि प्राइस की वजह से नहीं होता, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो इसमें प्राइस जो है ना वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस डज नॉट चेंज, प्राइस चेंज नहीं होता। तो 10 रुपए प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई 100 रुपए, और प्राइस अभी भी 10 रुपए है, क्वांटिटी सप्लाई 200 रुपए हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गया बिना प्राइस के इंक्रीज से, मतलब कि अदर फैक्टर की वजह से। तो हम इसे बोलते हैं इंक्रीज और राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। और जब सप्लाई 200 से घट के 100 हो गया बिना प्राइस के चेंज हुए, यानी कि अदर फैक्टर की वजह से, तो इसे हम डिक्रीज या लेफ्टवर्ड सप्लाई बोलते हैं। और जब हम इसका कर्व बनाते हैं, कर्व, तो एक्सपेंशन का कर्व क्या होता है, कुछ इस टाइप से बनता है। पॉइंट ए से बी यानी कि इस तरफ में जाता है, और पॉइंट ए से बी नीचे की तरफ जाएगा, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज जब प्राइस कितना था 5 रुपए, तो ए पॉइंट पे हम थे 100 यूनिट्स सप्लाई कर रहे थे, और 5 से बढ़ा 10 रुपए, तो सप्लाई 100 से 200 रुपए हो गया, बी पॉइंट पे आ गए, तो हमने ए से बी की तरफ एरो दिखा दिया, एक्सपेंशन। और सेम इसका उल्टा जो है, यहाँ पे जब 10 रुपए था तो 200 यूनिट सेल कर रहे थे, 5 रुपए डिक्रीज हो गया, तो आपका सप्लाई भी 100 यूनिट हो गया, 200 से डिक्रीज हो गया। और इंक्रीज डिक्रीज में ये जो इंक्रीज है, तो ये राइटवर्ड की तरफ इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको इंक्रीज को राइटवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट भी इसीलिए बोला जाता है, राइट हैंड में हो रहा है। और डिक्रीज को लेफ्टवर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है। इसमें प्राइस सेम है, 10 का 10 रुपए, ठीक है जी, और ए से ये बी हो गया सप्लाई कर्व, तो राइटवर्ड या इंक्रीज। और सेकेंड वाले में 10 रुपए ही है, ए से लेफ्ट साइड में शिफ्ट होके बी सप्लाई कर्व बन गया, तो दैट इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड। ये स्केड्यूल से ही बना है, और ये कुछ रफ कर्व्स हैं, बिना स्केड्यूल किए हुए भी ऐसे बना सकते हैं, ये भी सेम चीज़ ही होता है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स इट। तो ये 3 पॉइंट लिखना होता है। चौथा पॉइंट आप
ऐड करने के लिए आप चाहो कभी भी डिफरेंस आए तो चौथा पॉइंट आप बनाओगे क्या कि ये किस लिए होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू प्राइस की वजह से होता है, एंड ये अच्छा। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स और ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हाँ जी बोलो जी, बोलो सैम, कुछ कह रहे हो आप? सर मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड वाले में उसको क्या कहते हैं हम? लेफ्ट वाले को डिक्रीज, लेफ्ट वाले को डिक्रीज भी कहते हैं और ओके, लेफ्ट वर्ड भी डिक्रीज। कहते हैं। राइट वर्ड और इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और डिक्रीज, शिफ्ट, शिफ्टिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 8। इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से इसको आप लर्न करके लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट भी लेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ और न्यू पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 9, इलास्टिसिटी। पॉइंट नंबर 9 आज का नया टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हेडिंग डालना है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले तो मीनिंग लिख लेना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऑल्सो नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस, इट इज defined as the responsiveness of quantity supplied, लिख रहे हो सब लोग? of quantity supplied of a commodity to change in its factors। यहाँ पे वर्ड है फैक्टर्स, और ये था आप लिखना इसमें नंबर 1 और ये लिखो नंबर 2। यहाँ पे आप लिख लेना ऊपर में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ, ये सप्लाई का डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन। और यहाँ पे मैंने लिखाना है आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोनों में डिफरेंस है, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, नंबर 1 था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एग्जांपल दे रहे हो सर इसका, ये सेकंड वाला? नहीं, मीनिंग लिखा रहे हैं आपको, अच्छा अच्छा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दोनों डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंस है। क्या है देखो, अभी लिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्सिवनेस of quantity supplied of a commodity to change in price of that commodity। okay, to change in, या फिर सीधा सीधा लिख लो to change in its price। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग बताओगे मेरे को, डिफरेंस क्या है? सर हाँ जी, इलास्टिसिटी में हो रहा है कि मतलब वो मेन जो रिस्पॉन्स होता है वो कमोडिटी चेंज करता है फैक्टर्स में, फैक्टर की elasticity- वजह से, हाँ फैक्टर्स की वजह से। वजह से। एंड प्राइस में होता है वो कमोडिटी चेंज करता है प्राइस में। अब देखो, एक बात बताओ, जो सप्लाई है, ठीक है जी, वो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं?
सर प्राइस भी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी भी है, टी फॉर टेक्नोलॉजी भी है, सर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, राइट। इन सबसे सप्लाई चेंज होता है। कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या मटेरियल, इन सबसे होता है चेंज। अगर सिर्फ प्राइस की वजह से जो चेंज होता है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जी सप्लाई में चेंज। इन सभी चीजों की वजह से सप्लाई में चेंज होता है तो हम उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन labor सिर्फ आ सकता प्राइस की वजह से हो, सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज होता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी बोला जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी बोला जाता है। हाँ जी, सर लेबर एक फैक्टर हो सकता है सप्लाई के चेंज में। लेबर जो है फैक्टर्स हो सकता है क्या? लेबर जो है ना वो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में ही आ जाता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि प्रोडक्शंस करने के लिए क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर भी चाहिए, राइट। तो वो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स में ही आ जाता है और बिल्कुल लेबर भी फैक्टर्स होता है। ओके सर। भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स लगाओगे आप तो सप्लाई ज़्यादा होगी, कम लेबर लगाओगे सप्लाई कम होगी, राइट ना। तो वो कॉस्ट ऑफ इनपुट में ही आ जाता है, क्योंकि इनपुट्स का मतलब है रॉ मटेरियल और भी सारी चीज़ें, तो हम उसी के अंदर आ जाते हैं, हम कंसीडर उसी में कर लेते हैं। ओके, तो अगर लेबर ज़्यादा महंगा होएगा तो हम कम लेबर लगाएंगे तो सप्लाई कम होएगा, लेबर सस्ता मिल जाएगा हमें तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स हायर करेंगे और सप्लाई ज़्यादा कर लेंगे। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंजेस आएगा ना, उसको जब हम मेजर करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी, और क्योंकि सप्लाई में सभी फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आता है तो जब उसको मेजर किया जाएगा सभी फैक्टर्स की वजह से तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही पढ़ना है, सिर्फ ये वाला। ओके, लेकिन ये मीनिंग आपको याद रख लेना है, मीनिंग भी पूछ सकता है। अगर मीनिंग आए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो वो लिखना है सभी फैक्टर्स की वजह से, और प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग आए जो कि ज़्यादा चांसेस रहता है पूछने का, तो आपको सिर्फ प्राइस की वजह से जो चेंज होगा उसे हम बोलते हैं। तो ये हो गया डेफिनेशन। फिर इसमें हमें जो पढ़ना है नंबर 3, वो पढ़ना है क्या? मेथड्स। नंबर 3 मेथड्स, मेथड्स पढ़ना है। मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, तो इसके कई मेथड्स हैं बट आपको जो पढ़ना है सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है। नंबर 1 प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड, जो आपको पढ़ना था डिमांड में भी, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ओके, प्रोपोर्शनेट बोलो या परसेंटेज बोलो एक ही बात होती है। ओके, ठीक है जी। और ये किसका मेथड है? मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब बाकी हम सारे प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। ओके, सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के आगे लिख लो ब्रैकेट में ES, ई कैपिटल और स्मॉल s और स्मॉल e और स्मॉल s, तो जो मर्जी हो आप लिख सकते हो। ठीक है जी, ये इसमें आप लिख लो ई स्मॉल और ये कैपिटल ES। तो मैं जो है पहले वाला ई कैपिटल और स्मॉल s करके, ठीक है जी, ES भी कह सकते हैं। और ये सर क्या है ये? हाँ जी, ये है क्या? अच्छा, इलास्टिसिटी। हाँ इसका मतलब डिनोट करते हैं इसको, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ES से डिनोट किया जाता है। ई फॉर इलास्टिसिटी, एस फॉर सप्लाई, जैसे ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे फार्मूला में ई कैपिटल था एंड उसमें नेक्स्ट दोनों में वो छोटा छोटा है, ई कैपिटल, तो आप सिर्फ एक ही नाम से जानो। दोनों स्मॉल भी लिख सकते हैं या कैपिटल ई और स्मॉल एस भी लिख सकते हैं, या कैपिटल एस लिख सकते हैं, स्मॉल ई, कैसे मर्जी भी लिख लो, ES होना चाहिए बस, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है जी। सर अब ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल, ये लो जी। एक सेकंड सर। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखना परसेंटेज,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, भाई प्राइस की वजह से होगा तो हम उसको क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, और इसको शॉर्ट में दूसरा फार्मूला भी पता है क्या होता है, इसको और एक्सपेंशन कर दें, इसमें आप लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं हाँ जी, Q माइनस Q1, याद है भाई, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड वाले चैप्टर्स का याद है, Q माइनस भूल Q1 करके करते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ। याद आ रहा है। तो Q यहाँ पे भी, माइनस हाँ जी बोलो बोलो, नहीं सर, बोलो आप, बोलो आपने। तो यहाँ पे भी वो है Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q अपॉन Q और P1 माइनस P अपॉन में P, ये रह गया। और फिर यहाँ पे चूँकि क्या है, डेल्टा Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P, ये हम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाता है डेल्टा Q अपॉन Q और डेल्टा P अपॉन P। तो ये आपका आ गया डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू डेल्टा P अपॉन P। अब इसको आप लिख सकते हो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू Q अपॉन में P। मैं उल्टा क्या क्या लिख दिया, अरे ये रिवर्स हो गया था, P अपॉन में Q। तो ये आपका आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला है, एक ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये डेरिवेशन हो गया, और ये दो, आपको ये दो मेन याद रख लेना है। ये आपका डेरिवेशन है, डेरिवेशन याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, और डेल्टा Q और डेल्टा P का मतलब क्या है, P माइनस P1 Q माइनस Q1, डेल्टा Q और डेल्टा P। सर 1 मिनट रुको। हाँ जी बिल्कुल रुक गया जी, एकदम रुक गया मैं तो। तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला मतलब ये है, हाँ, आपको इसमें डेल्टा ये Q दो है। याद रख लेना है, इससे हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2, बस ये और एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है। यूज किसका पक्का ये सेकंड वाला होगा? दोनों पक्का सेम ही है, second। दोनों सेम ही होता है बाकी। अच्छा, इसका पूरा डेरिवेशन है। हाँ, ये दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। ओके, बढ़िया, ठीक है सर। ये सर यही डेरिवेशन है। यूनिट आ रहा है या नेक्स्ट यूनिट भी आ रहा है? हाँ जी, यही वाला यूनिट आ रहा है या नेक्स्ट यूनिट भी आ रहा है? नेक्स्ट भी आएगा, मार्केट वाला भी आएगा, और डिटरमिनेंट। स्टैट्स में कितने हैं? स्टैट्स में अभी आपको बताएंगे, इंडेक्स नंबर तो आना ही आना है। सर इस Methods चैप्टर के में पास कुछ स्टैट्स ही मतलब करवाएंगे हाँ, ना? इस चैप्टर के बाद जो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर्स और रह जाएगा, तो उसको अभी हम पेंडिंग रखेंगे और फिर हम स्टैट्स में आएंगे। और स्टैट्स का सबसे पहले हम लास्ट वाला चैप्टर करेंगे, आसान सा, प्राइस इंडेक्स, फिर उसके बाद हम बीच वाले भी करेंगे, डोंट वरी। इंडेक्स नंबर। सर हाँ जी, वही इंडेक्स नंबर। हाँ अच्छा, सर, मैंने बाहर प्राइस से इंडेक्स बोल दिया था, ओके, आई एम सो सॉरी। इंडेक्स नंबर करेंगे जी, ठीक है। अरे हुआ लिखा कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया मेरा। हो गया भाई। ऐशल, सर रुकिए एक सेकंड। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से लिखो, प्रॉपर टाइम देंगे जी, आराम से लिखना है। मेथड्स लिख लिया है आपने, इसका तीसरा नंबर, तो चौथा नंबर में ये भी लिख ही लो, हो गया सर। टाइप्स।
लिखा दे रहा हूँ सब एक ही साथ नोट्स, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आराम से। पहले सारे नोट्स लिखा देते हैं, राइट ना। तो आप लिख लो ज़रा टाइप्स। हाँ सर, रटने में आसानी हो जाएगी। हाँ, एक साथ जो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड कहाँ से आ गया? प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला था सर आपने। नहीं, ये लिखना है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई किसी का भी हो, प्राइस का हो, कैसा भी हो, सब 5 टाइप्स के होते हैं ये टोटल। एक तो होता है क्या, सर कितने कितने 5 types का? टाइप्स। ई एस इक्वल्स टू 0, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, जैसा डिमांड में होता था, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ओके, ES is less than 1, ES equals to 1, ES is greater than 1 एंड E जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये होता है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जी लेस देन 1। ओके, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक सप्लाई या लेस देन 1। इन इलास्टिक आप लिखो, इन इलास्टिक सप्लाई और लेस देन 1, इसे बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई या इक्वल टू 1 या यूनिट इलास्टिक। और इक्वल टू 1, और इसे बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। और मोर देन 1, मोर देन 1 या मोर देन यूनिट इलास्टिक, और इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। हाँ जी। सर मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। इसके पास इधर पे जगह बनाए छोड़े हो या नहीं? नहीं सर, गया। ओहो, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों सर, थर्ड वाले एक और ऐड होने? नहीं जी नहीं, इसका डायग्राम भी तो बना दें। हाँ तो वो उसके नीचे कर लेते हैं ना, मतलब वैसे करके ABCDE डाल के। हाँ जी, ES इक्वल्स टू 0 था पहला, है ना? हाँ सर। अच्छा, नीचे लिख लिया आपने यहाँ तक? हाँ। तो ये लो, यहाँ पे लिख लो PX और QX, छोटा सा PX कर्व भी और स्केड्यूल दोनों एक साथ बना देते हैं आपको, और इधर ओके पे सर। कर्व बना लेंगे हम लोग छोटा छोटा, PX और QX। ओके, तो इसके अंदर क्या है ना, प्राइस 10 रुपये और बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, लेकिन क्वांटिटी जो है पहले भी कितना था, 200, और अभी भी 200 है। क्वांटिटी डज नॉट चेंज, प्राइस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रहा सप्लाई का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं होना या कम चेंज होना, और जब बिल्कुल चेंज नहीं होता तो परफेक्टली इन इलास्टिक।
और थोड़ा सा चेंज होएगा, सप्लाई में थोड़ा चेंज हुआ, प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, तो इन इलास्टिक बोलते हैं। और परफेक्टली में सप्लाई चेंज ही नहीं होता, परफेक्टली इन इलास्टिक है जी, मतलब जीरो है। तो इसका कर्व कैसे बनाएंगे, रफ करके बना दूँ, रफली बना देता, ठीक है जी, रफली बना देते। इसमें प्राइस चेंज हो रहा है, सप्लाई डज नॉट चेंज। तो इसका कर्व जो है कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और किसके स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस के। ये आपका सप्लाई कर्व बन गया। सप्लाई यहाँ पे होता है प्राइस और यहाँ पे होती है क्वांटिटी। एक्स एक्सिस जीरो और वाई एक्सिस। ओके, क्लियर है। सर 1 मिनट, क्वांटिटी सप्लाई लिखना आप, है ना। क्वांटिटी सप्लाई। ये क्वांटिटी सप्लाइड है। यहाँ पे सप्लाई की जगह ना ये ई एस इक्वल्स टू ज़ीरो लिख दो ऐसे, ये ज़ीरो वाला है। इस पर क्या होगा, प्राइस फिर से चेंज हुआ है, 10 से मैंने 20 कर दिया, लेकिन क्वांटिटी में जो है ना पहले 200 है, अब ये मैंने कर दिया है क्या, इसमें तो 10 रुपये का चेंज हुआ और इसमें 250 कर लो, 50 का चेंज कर दिया मैंने, 250। तो इस बार जो है कर्व कैसा बनेगा, इस बार जो कर्व बनेगा ना आपका, ज़ीरो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे सप्लाई, सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाई कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्राइस। इस बार आपका सप्लाई कैसा बन जाएगा, इस बार आपका सप्लाई बनेगा, हाँ जी बता सकते हो कोई, स्टीपर और फ्लैटर। स्टीपर, दिस इज योर ES is less than 1, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 में जितना प्राइस चेंज होता है ना उतना ही क्वांटिटी चेंज होता है। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल रहेगा परसेंटेज में, तो इक्वल कट के 1 हो जाता है। ये लिख लो 10, ये लिख लो 20, ये था 200 और ये 210। तो जब आप इसका बनाओगे तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री बनता है। नंबर 4, ES is greater than 1। इस बार क्या होगा, जो इसका प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाई है, तो प्राइस जो है 10 है और मैं इसको 10 से 20 कर देता हूँ, 10 यूनिट का चेंज कर देता हूँ। लेकिन सप्लाई जो है ना ये पहले 200 था और परसेंटेज में जो है ना ये आपका जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो ऊपर में 250 लिखा था, ये क्या लिखा था, अरे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। एक सेकेंड रुक जाओ भाई, एक सेकेंड। बस ये सब चीज़ ठीक है, बस ये थोड़ा सा ये काटर लगा लेना, ये कुछ गड़बड़ कर दिया। ये 10 से 20 हो गया ना, 50% का चेंज, ये तो ठीक था 250। इसमें जो है ना ये 400 लिख लेना, 200 से बढ़ के ये 400 हो गया डबल। ग्रेटर देन 1 में लिख लेना 500, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे चेंज करा दिया भाई, यहाँ पे देख लो, बस ये चेंज कर लेना, ठीक है। बस एक और कर्व बनेगा, टोटल 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है भाई आशल। ज़ीरो, सप्लाई और प्राइस,
इस बार जो है आपका कर्व कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका कैसा कर्व, हाँ जी, वो बनेगा आपका यहाँ से फ्लैटर। ओ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट है आपका नंबर 5, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। पी एक्स क्यू एक्स 10 से 20 हुआ है ये। और आपका सॉरी, इस बार प्राइस डज नॉट, प्राइस जो है इस बार आपका चेंज नहीं होगा, 10 से 10 रहेगा। और ये 200 है, और ये मान लो 200 मैंने कर दिया है कितने, 40। ठीक है। और इस बार जो है ये हो जाएगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू इनफाइनाइट। प्राइस और सप्लाई दिख रहा है। हो गया भाई। यस सर। सैम, एशल। हाँ सर, एक सेकेंड। तो ये होते हैं 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इसके कर्व एंड स्केड्यूल। तो इसमें डिफरेंस क्या है, एक कर्व और बना लो आप इन सबका एक कर्व, सारे एक ही जगह पे आ जाएंगे। कैसे सर, एक कर्व सबसे नीचे आप बना लो। चलो मैं भी नीचे ही बना देता हूँ एक कर्व। एक सप्लाई कर्व बनाओ थोड़ा बड़ा। और इसमें क्या करेंगे, ये है वाई एक्सिस 0 और एक्स एक्सिस, यहाँ पे है जी सप्लाई, यहाँ पे है जी प्राइस। अब यहाँ पे देखना ज़रा क्या हो रहा है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, वो जो है आपका होता है ई एस इक्वल्स टू 1। ओके। और 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 जो आपका यहाँ से ये पैरेलल है, और एक आपका यहाँ से ये पैरेलल बना देता हूँ। अब इसमें बताओ ज़रा आप, इसमें ज़रा बताओ आप, ये वाला जो है वो ई एस इक्वल्स टू 0 है, और एक है ई एस इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। इसमें इन्फाइनाइट कौन है, 0 कौन है, बताओ। और मैंने एक कर्व यहाँ पे यहाँ इधर पे कर दिया है, और एक जो है इधर से इधर पे कर दिया है। तो इसमें जो है पर इन्फिनाइट वाला ऊपर है एंड वो जो उसमें वाला है वो 1 है। बिल्कुल सही, 0। 0, हाँ वही वही। और
ये वाला कौन सा है, ई एस? ये ऊपर वाला ग्रेटर देन है, नीचे वाला लेस। बिल्कुल सही जवाब। ये जो है आपका ई एस ग्रेटर देन वन, एंड ये जो है आपका ई एस लेस देन वन, और ये जो है आपका ई एस इक्वल्स टू वन है, वन। ठीक है, समझ में आया? सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिफरेंस पांचों में, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सर हमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या सर कर एक मिनट, लिया? एक मिनट सर, नीचे करना, ओके एक मिनट नीचे करना। ओके, ये लो जी। हाँ जी आयशल। एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, फैक्टर्स हो गया सर। ऑब्लिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। सर आप डरा रहे हो या बता रहे हो? बता रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर। हाँ सर, हो गया मेरा। हम्म, पास। हो गया जी ऐशल। देखो हमने हाँ टॉपिक मेरा भी हो नंबर गया सर। हमने टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट करा था, राइट? टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट करा था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, अब इसमें हमने नंबर 1 पढ़ा। क्या नंबर 1 हमने पढ़ा है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है जी। फिर नंबर 4 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, एंड टॉपिक नंबर 9 के अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट चल रहे हैं। नंबर लास्ट है नंबर 5th, लकी नंबर 5th, लकी नंबर 5th, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑब्लिक सर ये फैक्टर्स। कितना है? बस ये लास्ट ही। आप यार एक चीज़ और समझ लो भाई, फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, हमने पढ़ा था ना फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ सप्लाई, फंक्शन के बाद प्राइस। फैक्टर्स का मतलब वो फैक्टर जिससे सप्लाई चेंज होता है, सप्लाई अफेक्ट करता है। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टी फॉर टेक्नोलॉजी, सी फॉर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, और जी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो उन सबको फैक्टर्स भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। ओके, आप याद रख लेना अगर कभी डिटर्मिनेंट दिया हो तो ये चीज़ें। तो यहाँ पे लिख लो, वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये सिलेबस से हट चुका है। ठीक है जी, बट इसमें सिर्फ हेडिंग हेडिंग आप लिख लो, इसका हेडिंग लिख लो, क्योंकि 11th क्लास है ना, तो मैडम कुछ भी पढ़ा के कुछ भी दे सकती हैं। ओके, ऐसे सीबीएसई ने ये टॉपिक डिलीट कर दिया है। तो एक होता है टाइम, सर हमारा नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके मैडम ने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये हटा हुआ है, नेचर ऑफ द गुड, कि गुड का नेचर कैसा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी आपको समझा देंगे 1 मिनट में, टेंशन ना लो। टेक्निक्स या प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक्स, कि आप कौन से टेक्निक से प्रोडक्शंस करते हो। ठीक है जी। स्टेज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, किस स्टेज में हो आप। ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने की संभावना होती है तो, और घटने की संभावना होती है तो एक्सपेक्टेशन। ओके, एंड लास्ट है आपका कौन सा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स लिख लो शॉर्ट में, नंबर ऑफ फॉर्म्स, मोर फॉर्म्स मोर सप्लाई।
सर ये थर्ड में क्या प्रोडक्शन के बाद क्या लिखा है आपने? थर्ड में है प्रोडक्शन कैपेसिटी, नंबर ऑफ, हाँ जी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट being produced by an industry. So these are factors also known as determinants of, यहाँ पे ये आउट ऑफ जो सप्लाई लिखा है ना, फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स, किस चीज़ का फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स भाई यहाँ सर पे लिखना है, हाँ जी, फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर बोलो जी बोलो। सर ये फिफ्थ में स्टेज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स लिखा है ना? हाँ जी, स्टेज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स, वो प्रोडक्शन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा था लॉ ऑफ रिटर्न्स, तो उसके ऊपर भी सप्लाई तो प्रोडक्शंस था, सप्लाई मतलब प्रोडक्शन। मेनली ये जो डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स है ना इसमें क्या होता है, इससे सप्लाई जो प्राइस इलास्टिसिटी है मोर इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होएगा, तो ये चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसमें इलास्टिक इनइलास्टिक दोनों हो सकता है। ओके, लिख लिया? बोलो जी सभी लोग। नाइस सर। हाँ सर। ओके, सब लोग लिख लिया? ऐशल आपने हाँ लिख सर हो लिया? गया। हाँ जी ऐशल। हाँ जी, इसमें देखो ज़रा, ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस है बट स्टिल अगर आपके मैडम ने स्कूल में पढ़ा दिया है या पढ़ाया है तो आपको पूछा जा सकता है। इसमें क्या करना होता है, देखो जो गुड्स, जिस गुड्स का ये टाइम फैक्टर्स है ना, तो टाइम में क्या होता है, जो ज़्यादा दिनों तक चलेगा जो गुड्स, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक होती है, और जो कम दिनों का होता है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, इन इलास्टिक होती है। मतलब कि जैसे देखो भाई, अगर हमने मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी कितनी साल होती है बताओ ज़रा? 2 साल 3 साल मैक्सिमम, 1-2 साल में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो 4 साल के आसपास। और 4 व्हीलर की थोड़ी ज़्यादा होती है, 10 साल अराउंड, है जी। तो अगर मैं कंपेयर करूं मोबाइल और कार 4 व्हीलर का, तो 4 व्हीलर का जो सप्लाई होगा ना इलास्टिक होएगा और मोबाइल का इन इलास्टिक होएगा। समझ आ रही बातें? मतलब जो लंबे समय के लिए होता है उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है, ग्रेटर देन 1। इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो, ये 5 जो आपको बताया था ना, 5 टाइप्स की जो इलास्टिसिटी बताई है, सुनो, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है, 0। यहाँ से यहाँ इसको हम इलास्टिक भी बोलते हैं, इन इलास्टिक। और ये जो 2 हैं आपका, ये जो 2 हैं वो इलास्टिक बोलते हैं, और ये वाला तो यूनिट इलास्टिक है। यूनिट का मतलब इक्वल टू 1। इन इलास्टिक का मतलब जो 0 या लेस देन 1 हो, जो 1 से ज़्यादा होता है या इनफाइनाइट होता है, उसको इलास्टिक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और इन इलास्टिक में प्राइस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन सप्लाई थोड़े चेंजेस होते हैं। और इसमें तो जितना प्राइस चेंज होएगा उतना ही सप्लाई चेंज होएगा। देखो ना भाई, इसने क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज इन सप्लाई यानी क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, तो एक बात बताओ, अगर 20% से सप्लाई
बढ़ा है और 20% से ही प्राइस बढ़ा है, या यू कैन से 10% से सप्लाई घट गया और 10% से ही प्राइस भी घट गया, तो दोनों इक्वल हो रहा है, इक्वल ऊपर नीचे दोनों अगर इक्वल है तो इलास्टिसिटी 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऊपर वाला 20% से चेंज हुआ, इंक्रीज लो चाहे डिक्रीज लो, नीचे सिर्फ 3% से हुआ है, तो भाई क्वांटिटी सप्लाइड है ना, ये सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और प्राइस में बहुत ही कम चेंज हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन 1, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। समझ में आई बातें? जब भी मैथमेटिकल न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ग्रेटर देन 1 होता है। ऊपर भी उतना ही है, नीचे भी उतना ही, इक्वल टू 1। अगर न्यूमरेटर क्या हो छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो लेस देन 1 आंसर आता है। और क्या सर, अगर ये 0 हो न्यूमरेटर और नीचे कितना भी हो तो आंसर विल बी 0, एंड डिनोमिनेटर 0 हो और ऊपर में कितना भी हो तो आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड और सर? नॉट। यस सर हमारे सर ने बोला था कि 0 नहीं होता, इन्फिनाइट होता है। क्या चीज़? सर जो हम करते हैं जैसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर 0 होता है तो। देखो सैम, जो मैथ्स के टीचर है ना, आप दोबारा कंफर्म कर लेना, मैं आपको बता दूं, 0 डिवाइड बाय 0 एंड समथिंग डिवाइड बाय 0, ठीक है जी। एंड एक और था, क्या था? हाँ, ये दो सिचुएशन में क्या होता है, आंसर इनफाइनाइट आता है मैथमेटिक्स में। 0 डिवाइड बाय समथिंग, 2 4 10 5 कुछ भी, तो आंसर 0 आता है। बट इफ आप किसी तो भी ऊपर वाला पे क्या डिजिट है? को ऊपर 0 से वाला- डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आता है। हाँ मैं वही कह रहा था सर। तो यही मैंने बताया है, 0 से जब आप डिवाइड करोगे किसी भी डिजिट में तो इनफाइनाइट आएगा, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। ये 0 नहीं है, 0 का मतलब ये समथिंग है, ये बॉक्स है, बॉक्स, ये डब्बा है। कैसे होता है? अगर छोटा डब्बा तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो ग्रेटर देन 1 आंसर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल रहेगा तो इक्वल आंसर। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो लेस देन 1 आंसर रहेगा। और ऊपर में 0 है और डिनोमिनेटर जो है कुछ भी है तो वो आपका 0। ऊपर में कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, और नीचे में 0 तो आंसर इनफाइनाइट। ये मतलब ये ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो न्यूमरेटर में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज होएगा ना परसेंटेज, और प्राइस में कम, तो वो क्या होगा, इलास्टिक, ठीक है। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। जब आप मैथमेटिकली हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। तो फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5-10 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में बस इतना ही हमें पढ़ना है मेन। ये मैं बता रहा था टाइम फैक्टर। देखो, जिस भी सामान का वो ज़्यादा समय तक के लिए चलेगा, जो सामान लॉन्ग टाइम के लिए, उसकी इलास्टिक होती है ग्रेटर देन 1, और जो कम टाइम के लिए होता है वो लेस देन 1। नेचर ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, पेरिशेबल नेचर का जो जल्दी खराब हो जाता है, उसकी इन इलास्टिक होती है। और जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होती हैं, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी के गुड्स होएगा, पेरिशेबल नेचर नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल, तो वो उसकी इलास्टिक होती है क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर हम लोग किसी गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है, मतलब बड़े बड़े मशीन है, बहुत सारे कारखाने हैं, तो हमारी क्या होएगी, इलास्टिसिटी जो है इलास्टिक होएगी। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, हमारा छोटा सा ही प्रोडक्शन फैक्ट्री है, तो इन इलास्टिक होएगा सप्लाई। और उसके बाद मेथड और टेक्निक्स, अगर हमने मेथड्स क्या कर रखे हैं, अगर हमने मेथड सही लगा रखा है, ठीक है जी, अगर हमने प्रोडक्शंस का मेथड जो है ना सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड आसान सा तरीका है, तो इलास्टिक होता है। और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसमें डालो उस फिर ले जाओ मशीन में, दूसरे मशीन तीसरे मशीन, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का, तो इन इलास्टिक होता है। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स में क्या होता है, अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है तो इन इलास्टिक होता है जी, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो इलास्टिक होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग रिटर्न्स और एक कांस्टेंट निगेटिव रिटर्न्स होता था, हमने प्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कि 3 स्टेजेस होते थे,
पहले क्या होता था प्रोडक्शन, पहले डिमिनिशिंग रिटर्न्स, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर नेगेटिव रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न में इनइलास्टिक, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में इलास्टिक। उसके अलावा फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर किसी भी सामान का मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला होता है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाएगी कि इन इलास्टिक हो जाएगी, बताओ जरा जी, इलास्टिक होएगी कि इन इलास्टिक होएगी, हाँ जी बताओ। सर इलास्टिक होगी। हाँ जी, इलास्टिक सर। अगर प्राइस इंक्रीज वाला होने वाला है तो उस केस में आपकी जो है क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक, क्योंकि लोग सप्लाई नहीं करेंगे, बंद कर देंगे सप्लाई, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तब सप्लाई करेंगे। तो जब फ्यूचर में अगर प्राइस महंगा होने वाला है किसी भी गुड्स का, ये सप्लाई है, डिमांड में वैसा होता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है इन इलास्टिक होती है। और फ्यूचर में अगर प्राइस घटने वाला है, फॉल करने वाला है, तो लोग चाहते हैं कि फटाफट सप्लाई करके हटा दो माल, बेच दो, तो इलास्टिक हो जाती है सप्लाई। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस बाय एन इंडस्ट्री, तो अगर कोई भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गुड्स बनाती है और यू कैन से प्रोड्यूस कैन जो है ना आपका जो है स्विच ओवर ऑफ द प्रोडक्शंस हो जाता है अदर गुड्स में, वाइस वर्सा में, ठीक है जी, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, इलास्टिक होता है। सिंपल वर्ड में ये। अब सिंपल सिंपल पता है क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा अगर चेंजेबल होएगा ना, बहुत ज़्यादा चेंज करेगा तो उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक आती है, ग्रेटर देन 1। और सप्लाई में कम चेंज होता है तो उसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। और किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। भाई प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, देखो 4 व्हीलर और ये सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह जो है ना, इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होता है ना। मान लो अभी 10 लाख का है और कल को 11 लाख की प्राइस हो जाती है, तो सप्लाई ऑफ दैट 4 व्हीलर वगैरह में उतना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, उसकी इनइलास्टिक होती। लेकिन जैसे जो नेसेसिटीज़ गुड्स हैं, ठीक है, नमक, आटा, दाल, चावल, इसमें प्राइस 10 रुपये भी बढ़ा दोगे ना तो इसकी सप्लाई में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती, तो उसकी इलास्टिक हो जाती। तो इस टाइप से होता है। तो ये था हमारा 5 टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इसके न्यूमेरिकल जो है ना, ये जो मेथड्स है ना, इसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं और बस ये चैप्टर खत्म। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, आपके बुक से ही क्वेश्चंस करा देंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 4-4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो दे देगा क्वेश्चन, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स वगैरह मैंने करा दिए। टॉपिक नंबर 9 में फर्दर 5 पॉइंट्स हमने पढ़े। और कोई डाउट पूछना है बताओ जी सैम? सर अभी तो कोई डाउट नहीं है सर, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो डाउट आएगा। हाँ जी बोलो जी, बोलो, कुछ कह रहे हो? दरअसल सर हमारे कल से यही चैप्टर स्टार्ट हुआ है सर। कल से यही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो और अच्छी बात है ना। नहीं कल से क्योंकि सर, कल से स्टार्ट हुआ था ये। कल से स्टार्ट होगा या हो गया है? हो गया है सर। अच्छा, हो गया है ना, तो अच्छी हाँ बात है ना। फिर आपको अब सब चीज़ समझ में आएगा, हम्म, है ना। सप्लाई वाला से स्टार्ट हुआ होगा ना, हमने सप्लाई में क्या करा था, देखो 2 मिनट में ज़रा लास्ट में रिवीजन भी करा दे हैं हमारे पास 2 मिनट। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करा, सप्लाई एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। ये सीबीएसई का यूनिट है, यूनिट नंबर 3। इसमें यूनिट वाइज करोगे तो चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 5 चैप्टर्स पढ़ने। चैप्टर 5 प्रोडक्शन का, चैप्टर 6 जो है आपका क्या पढ़ना है, कॉस्ट का, फिर चैप्टर 7 रेवेन्यू का, चैप्टर 8 जो है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, पूरा डिलीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है आपको सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हमने चैप्टर नंबर 9 सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करा। पिछले के जो 3 चैप्टर है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये तीनों मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पढ़ा के, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। नंबर 1 मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी कमोडिटी का, तो उसे हम सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई क्या होता है, एज अ सप्लायर, फॉर्म, प्रोड्यूसर, हम लोग सेलर हैं, हम लोग सप्लाई करेंगे सामान का, प्रोडक्शन करके और मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। तो जो प्राइस दिया रहेगा और जो समय और प्राइस दोनों, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई भी चेंज होता है, तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे किसी भी कमोडिटी का। फिर हमने सेकंड पढ़ा सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई का डेफिनेशन अभी पढ़ा। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। जैसे मान लो कोई सामान जो है ना, कई बार क्या होता है, कस्टमर खरीदने आता है, ठीक है जी, या मान लो कोई सप्लायर है, ठीक है, वो सप्लाई कर रहा है। कोई बंदा जो है 2 यूनिट मांगेगा 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये प्राइस है तो 2 यूनिट मैंने दिया। और कोई कहता है कि भाई मैं 2 यूनिट नहीं, मैं 2000 यूनिट इकट्ठा खरीदूंगा, तो प्राइस घट जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी में जब मैं सप्लाई करूंगा मार्केट में, तो उसे क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। और फिर हमने स्केड्यूल एंड कर्व पढ़ा। इसको जो है ना, बेसिकली मैंने कहा था ये टॉपिक जो है ना
3 और 4 की जगह पे ये जो पहले हमने यहाँ पे फंक्शंस पढ़ा है ना, सप्लाई फंक्शंस, तो हमने इसको लिख लिया है टॉपिक नंबर 2 फिफ्थ वाले को, टॉपिक नंबर 6 को 3 कर दिया है हमने, और 2 and 3 ये हो गया, और ये से हम कर लेंगे क्या 4 and 5, 3 4 सप्लाई कर्व, और ये कौन सा था सप्लाई कर्व, तो इसको हमने बना देना था कौन सा 4 and 5 टॉपिक। तो पहले हमें सप्लाई फंक्शंस पढ़ने थे। सप्लाई फंक्शन में सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सी फॉर कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, और टी फॉर टेक्नोलॉजी। इन सभी से सप्लाई क्या होता है चेंज होता है, और यही आपका फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। यही मैं बोल रहा था, फैक्टर्स अगर कई बार डिटर्मिनेंट्स लिखा हो तो इसका मतलब भी आप सेम समझना। ओके, डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स एक ही चीज़। तो मेन कमोडिटी प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, पॉजिटिव रिलेशन। रिलेटेड कमोडिटी में क्या होता है दो, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, और कॉम्प्लीमेंट्री कार, पेट्रोल, और इंक एंड आपका पेन। ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में निगेटिव रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की सप्लाई, दूसरे गुड्स की सप्लाई भी घटेगी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कहता है। टी की प्राइस बढ़ाओगे तो कॉफ़ी की सप्लाई घट जाएगी, और टी की प्राइस घटाओगे तो कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरे गुड्स पे इफेक्ट देखना है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री में टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड होएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, सप्लाई कम होएगा। न्यू टेक्नोलॉजी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी तो सप्लाई ज़्यादा होएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर टैक्सेशन आता है, टैक्स रेट अगर जीएसटी वगैरह ज़्यादा लगाएगी गवर्नमेंट तो उस गुड्स का सप्लाई कम हो जाएगा, और जीएसटी अगर कम रहेगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस या कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, जिसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ज़्यादा हाई होगी, महंगी कॉस्ट लगेगी, उसकी सप्लाई कम, और कॉस्ट अगर कम हो जाता है इनपुट्स का तो सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। लॉ ऑफ सप्लाई लास्ट में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, फिर सप्लाई स्केड्यूल। तो सप्लाई स्केड्यूल का क्या होता है मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई। और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में भी दो हैं, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। सिर्फ एक इंडिविजुअल सप्लायर का सप्लाई जब हम क्या करेंगे टेबल वाइज रिकॉर्ड कर लेंगे, टेबुलेशन फॉर्मेट में लिख देंगे, तो उसको इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। और जब मार्केट में जितने भी सप्लायर हैं उन सभी के सप्लाई को इकट्ठा ऐड करके जब हम सप्लाई स्केड्यूल बनाएंगे तो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल होता है। सप्लाई स्केड्यूल से ही क्या आ जाता है हमारा सप्लाई कर्व। सप्लाई स्केड्यूल ये रहा इंडिविजुअल का, किसी राम का है, प्राइस अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सप्लाई। राम मोहन 2 पर्सन है मार्केट में, दोनों पर्सन के सप्लाई को जोड़ दिया तो वो मार्केट सप्लाई बन जाता है। फिर आपका क्या है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है आपका प्राइस और क्वांटिटी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल में सिर्फ एक इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व, और मार्केट में जितने भी मार्केट में सप्लायर हैं सभी सप्लायर के सप्लाई को जब ऐड कर दिया और कर्व बना दिया तो सप्लाई कर्व हो गया, मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये है इसका डेफिनेशन। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व स्टीपर होता है और मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। सप्लाई फंक्शन, उसके बाद आता है सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स का मतलब, अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स का मतलब क्या होता है, प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट इज ऑल्सो नोन एज अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तभी ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, बाकी अदर फैक्टर्स सब कांस्टेंट रहना चाहिए। ये इसके अजम्पशंस भी होते हैं। फिर हमने डिफरेंस पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी थर्ड क्लास में, डिफरेंस बिटवीन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ऑलवेज रिमेंबर जो क्वांटिटी सप्लाइड होता है, क्वांटिटी सप्लाइड वो प्राइस की वजह से होता है और उसको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन चेंज इन सप्लाई है वो आपका अदर फैक्टर्स की वजह से होता है और उसमें राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या इंक्रीज डिक्रीज बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसमें आपको मीनिंग बताना है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई प्राइस की वजह से होता है। प्राइस अगर घटेगा सप्लाई घट जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस अगर बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी तो एक्सपेंशन। और अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई बढ़ेगा तो इंक्रीज या राइट वर्ड शिफ्ट, सप्लाई घटेगा तो डिक्रीज या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो इसका स्केड्यूल है यहाँ पे और इसका यहाँ पे कर्व है। और फिर आज हमने पढ़ा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब जितने भी सप्लाई के फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिवनेस इन सप्लाई में आता है उसको जब हम मेजर करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और सिर्फ प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंज आया उसको जब मेजर करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर हमने पढ़ा मेथड्स, एक ही मेथड्स पढ़ना है आपको, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, जिसके अंदर फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 होते हैं, जैसा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता था। ईडी वहाँ पे होता था, यहाँ पे हम ई एस डिनोट करते हैं, ई एस इक्वल्स टू 0, ई एस लेस देन 1, ई एस इक्वल्स टू 1, ई एस इज ग्रेटर देन 1 एंड ई एस इक्वल्स टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक इक्वल टू 1, मोर देन इलास्टिक या इलास्टिक, और फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और ये इसके स्केड्यूल हैं, ये इसके कर्व हैं, और इसके फैक्टर्स और डिटरमिनेंट जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और बस हमें अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना लेने हैं 10-15 जो आपके बुक में है, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। न्यूमेरिकल हमारा बहुत ही आसान होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बहुत ही आसान होते हैं बिल्कुल। प्लस गुना भाग करना है, बस गुना और भाग, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करना, दैट्स इट। ठीक है सर। ठीक है जी, और कुछ पूछना है ऐशल सैम? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।